हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है और पदार्थ के जो कण हैं उनकी जो गुण है वो होते क्या हैं। हम ये पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज की हम इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूँगा। शुरू करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में। ठीक है, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। आप अगर अपने आसपास के पदार्थ ध्यान से देखेंगे तो आपको अनेक प्रकार दिख जाएंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि आपने पानी को देखा होगा, पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में आपने देखा होगा। वो बर्फ़ के ठोस के रूप में एक बर्फ़ के तरह होता है। ठीक है, अगर आपने पानी देखा होगा तो वो द्रव के रूप में होता है। अगर आपने पानी की भाप देखी होंगी तो उसी को हम गैस कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ये जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये जो है ये पदार्थ के कणों की विभिन्न अलग अलग विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। आपको इन चीज़ों को इकट्ठा करना है: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ठीक है, इन चीज़ों को आप जब इकट्ठा करेंगे इन वस्तुओं के चारों ओर आप क्या करेंगे, पेंसिल से ना आपको घुमाकर एक आकार चित्र बनाना है उनका। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक किताब है ये। ठीक है, अब आपने इसको एक प्लेन पेपर पे रखना और उसके चारों तरफ आपको पेंसिल से क्या है, उसके एक जो शेप है उसी को ड्रॉ कर देना है। यानी आपको चारों तरफ के किनारों पे चाहे पेंसिल को चलाकर उसका जो स्ट्रक्चर है वही आपको बनाना है। ठीक है, क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। जब आपने ये जो चित्र बनाया है पेज पे, इससे आपको ये पता चलता है कि उसका एक क्या है, एक निश्चित आकार है, उसका एक आकार है, यानी उसकी एक शेप है, उसकी सीमाएं हैं। जैसे कि आपके ये किनारे होते हैं, ये किनारे हैं मतलब उनकी सीमाएं हैं, तथा स्थिर आयतन है। आयतन मतलब कि उसकी यानी कि कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम है, यानी कि वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा है। ठीक है, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरने से क्या होता है। अगर आप इन पर हथौड़ा मारेंगे या फिर इन्हें खींचेंगे या फिर इन्हें गिरा देंगे तो क्या पाएंगे आप। ठीक है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। कि विसरण आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि विसरण क्या होता है। कि विसरण का मतलब होता है कि जो ये सॉलिड स्टेट हैं वो एक दूसरे में इनके जो पार्टिकल्स है वो मिक्स हो सकते हैं, यानी आपस में समा सकते हैं या नहीं। ठीक है, बल लगाकर इनका संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है। संपीड़न का मतलब होता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपने लिया है किताब, पेन, आप इनको क्या है बाहरी बल लगाना है आपको, और बल लगा के देखना है कि आप इसको दबा पाते हैं कि नहीं। आप पाएंगे कि इन्हें आप दबा नहीं पाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। ठीक है भाई, आपने उदाहरण लिए थे जो आपने देखा कि वो ठोस हैं। कैसे ठोस हैं कि आपने देखा कि जो उनकी शेप है वो बदल नहीं सकती, उनका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, आपने ड्रॉ करके देखा, आपने बनाकर देखा उन्हें, उनकी सीमाएं होती हैं। ठीक है, और उनका एक स्थिर आयतन है, और ना तो आप उस पर बाहरी जो बल लगाकर उसको आप दबा भी नहीं सकते, यानी कि उनकी नगण्य संपीड्यता होती है। ठीक है,
बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ये उनकी एक टेंडेंसी होती है कि आप उन पे बाहरी बल लगाते हैं तो जो उनका जो आकार है उसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। वो अपना जो आकार है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, वो टूट तो सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलेगा, ठीक है। इसलिए ये दृढ़ होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम दृढ़ बोलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है भाई, विचार करते हैं। अब आप देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? रबड़ बैंड होती है आपकी, उसको क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? आपका रबड़ बैंड कुछ ऐसा होता है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो यानी कि आप उसको खींचते हो दोनों तरफ से, तो वो क्या होगा, स्ट्रेच होकर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा लंबा सा, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे से इसको खींचना बंद कर दोगे ना, तो वो वापस से छोटा हो जाएगा, वो इसी शेप का हो जाएगा फिर से, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसके पास एक टेंडेंसी है कि ये अपना आकार जो है दोबारा से अपने आकार में आ सकता है। इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, ठोस है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? अब आपने देखा होगा चीनी या नमक को अगर हम अलग अलग बर्तन में करें, जैसे कि आपने ये डब्बा लिया और एक लिया ये वाला गोल डब्बा, ठीक है। आप इसमें चीनी करेंगे, ठीक है। आपने चीनी की मात्रा करी, ठीक है। आप इसमें चीनी डालोगे तो वो कुछ इस तरीके से आकार आएगा उसका। अगर आप इसमें चीनी करोगे तो उसमें आधा अर्ध गोला बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका एक फिक्स शेप तो है नहीं, मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे एक अर्ध गोला बन रहा है, क्या ये फिर भी ठोस है? हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है, मात्रा की बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मात्रा की वजह से इसकी शेप बदल रही है। अगर आप इसका एक कण यानी एक तिनका देखेंगे, एक तिनके को अगर आप इस डब्बे में डालेंगे तब भी वो ऐसा ही होगा, यानी कुछ इस तरीके से दिखता होगा, ठीक है। और आप इसमें डालेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, यानी कि उसकी जो शेप है वो वही रहने वाली है। इस वजह से ये भी एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों भाई? आपने स्पंज देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है ये स्पंज, और उसके क्या होता है, बीच बीच में छेद से होते हैं, छिद्र बोलते हैं इनको। तो इनमें क्या होता है कि इनमें क्या एयर ट्रैप हो जाती है, जो हवा आपने देखी होगी ना, इसमें हवा क्या हो जाती है, ट्रैप यानी फंस जाती है इसमें हवा जाकर। तो इसको क्या आप कर सकते हो, आप बाहरी बल आप जब लगाओगे इस पे, आपको इसे दबा पाओगे, तो दबा तो आप सॉलिड को नहीं सकते। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये ठोस कैसे हो सकता है जब आप इसको दबा सकते हो। भाई इसको आप दबा सकते हो, आप दबाओगे इसको तो क्या होता है, इसके जो हवा भर जाती है ना इसके अंदर, वो बाहर निकलती है, इसी वजह से हम इसको दबा पाते हैं, ठीक है। इसीलिए लेकिन इसके पास क्या है, ये अपने आकार को दोबारा से अपने आकार में आ जाएगा। ये जब आप इस पे से बल हटाओगे तो ये भी एक सॉलिड ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप रबड़ को खींचना बंद कर दोगे तो वो अपने आकार में वापस आ जाएगी, ठीक है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। और जब आप उस पर ज़्यादा बल लगा दोगे, आप खींचते ही चले जाओगे तो वो टूट तो जाएगा, लेकिन वो उसकी जो आकार है वो नहीं बदलने वाला, इसीलिए वो ठोस है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं यानी उनका एक तिनका होता है, भाई उसको डब्बे में डाल लो, कितने भी बड़े में डाल लो, इसमें डाल लो या फिर आप सर्कल में डाल लो, इसका आकार तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। इसलिए ये भी एक सॉलिड है।
स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि स्पंज कुछ इस टाइप का होता है, उसके अंदर भी कुछ छेद होते हैं, ठीक है, जिनमें वायु का समावेश होता है, जिसमें आपकी जो हवा है वो भर जाती है। जब हम इसे दबाते हैं, जब आप इसे दबाओगे तो इसके जो यहाँ पे जो हवा बंद हो गई है इन छेद में, वो बाहर निकलेगी, जिससे इसका संपीड़न संभव है, यानी कि आप इसको दबा सकते हो, जिसके वजह से। आगे देखते हैं भाई द्रव अवस्था, ठीक है। इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। इसमें भी कुछ वस्तुएं आपको एकत्रित करनी होगी, जैसे कि आपका जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय, ठीक है। जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो आपको क्या करना है, एक विभिन्न प्रकार के बर्तन भी लेने हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसा डब्बा ले लिया, आपने एक ऐसा डब्बा ले लिया और आपने एक ले लिया गोल डब्बा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगाते। अब भाई आपने क्या किया, 50 ml का निशान लगा देना आप उनको, यानी कि इस पे मान लो 50 ml यहाँ पे, इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे, ठीक है। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, जब भाई आपने आपने द्रव लिया है, यानी कि आप मान लीजिए आपने पानी लिया है, वो आपने 50 ml लिया है, यानी 50 ml लिया है। अगर आप उसको फर्श पे गिरा दोगे तो भाई वो क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। आप देखोगे कि पानी जो है फैल जाएगा, क्योंकि भाई ये मान लीजिए ये आपका वाटर है, वाटर से में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप उसे गिराते हो ना, तो पार्टिकल्स के पास क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है और इनके पास एनर्जी होती है, ठीक है। इनके पास टेंडेंसी होती है मतलब थोड़ी दूर दूर रहने की, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये फैल जाते हैं, ठीक है। ये फैल जाएंगे और जो शेप होगी ना, जहाँ पर भी आप इनको रखोगे वो उसी तरीके की शेप ले लेता है, यानी इनके पास बहने की भी टेंडेंसी होती है, ये बहते भी हैं। अब क्या करना है, इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, वो मैंने आपको बताया कि ये फैल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप होता है, इनके पास टेंडेंसी होती है बहने की, ठीक है। इस वजह से ये बह जाते हैं। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। अब आपने क्या किया भाई, 50 ml का जो वाटर है आपने इसमें डाल दिया, आपने इसमें भी डाल दिया, आपने इसमें भी डाल दिया, ठीक है। आपने इन सभी में वाटर डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रत्येक आयतन एक समान रहता है भाई, जो आपने वाटर डाला उनकी जो मात्रा है वो तो सेम रहने वाली है, ना तो वो कम होगी इन बर्तनों में, ना वो ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या द्रव आकार एक समान रहता है, जो द्रव है भाई वो एक समान रहेगा, लेकिन जो इनकी जो शेप है वो बदल जाएगी, ठीक है। इनकी जो शेप है वो बदल जाएगी, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके आकर्षण बल है ना, वो कम होता है, ठीक है। तो इनके पास दूर दूर जाने की टेंडेंसी होती है, तो पार्टिकल जो है दूर दूर जाएंगे और जहाँ तक ये आपके बर्तन की जो दीवारें हैं होंगी वहाँ तक ये फैल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं और नीचे क्या पूछा है इसने, कि द्रव का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है। भाई यहाँ बहता है, क्योंकि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी कि आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आपने अलग अलग बर्तनों में डाला तो जो पानी था उसका जो आयतन था, यानी उसकी जो मात्रा थी वो एक जैसी ही रही, यानी इससे पता चलता है कि जो आयतन होता है पेय पदार्थ का वो निश्चित होता है, ठीक है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी प्रकार का आकार ले लेते हैं, ठीक है। जिस भी आप बर्तन में रखोगे वो इसी का आकार ले लेंगे, ठीक है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं।
इसीलिए इनको ये बहाव, द्रवों में बहाव होता है, इनके पास बहाव बहने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इनका आकार भी बदलता है और इसलिए हम इन्हें दृढ़ नहीं कहते, लेकिन इन्हें हम तरल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। भाई क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमने ठोस थे और जो द्रव है उसमें आप उन दोनों को आप एक दूसरे में विसरण कर सकते हो, यानी कि इनके जो कण हैं वो एक दूसरे में समा सकते हैं। ठीक है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो वातावरण की गैसें हैं, या आपने देखा होगा समुद्र में जो जीव जंतु हैं, यानी कि मछली हो गई, मछली और जो पेड़ पौधे होते हैं वो जीवित कैसे रहते हैं पानी में? क्योंकि जो वातावरण का जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है उस वाटर में, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें घुल जाती है, जिसके वजह से जो जलीय जंतु हैं और पौधे हैं उनके लिए अनिवार्य होती है। ठीक है। जीने के लिए हर एक जंतु के लिए हवा ज़रूरी होती है। ठीक है। इसी वजह से जो है वो जंतु जी पाते हैं। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जो भी जीने वाले जीवनधारी हैं, यानी जिनके पास जीवन है, उन्हें जीने के लिए क्या होता है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस ले पाते हैं। ठीक है। जो उसमें पानी में, जो समुद्र में ऑक्सीजन घुली होती है, उसी के वजह से जलीय जंतु जो होते हैं, मछली वगैरह, वो वहाँ पर सांस ले पाते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस के तीनों का विसरण संभव है। यानी कि आपको जो द्रव है, यानी कि आपका पानी हो गया, उसमें आप सॉलिड भी मिला सकते हो, यानी ठोस चीज़ें भी मिला सकते हैं। आप द्रव यानी कि पानी ही या फिर दूध या तेल वगैरह भी मिला सकते हो, और उसमें गैस भी मिला सकते हो। आप तीनों ही चीज़ें आप उसमें मिला सकते हो। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। भाई ठोस जो होते हैं उसमें द्रवों की जो विसरण है, यानी एक दूसरे में समाने की जो दर है वो ज़्यादा अधिक होती है। भाई क्यों होती है? क्योंकि भाई आपका सॉलिड जो होता है उसके पार्टिकल्स जो है पास होते हैं, उनके बीच में जगह ही नहीं होती। ठीक है। तो जो समावेश उसे कहते हैं जिसके पार्टिकल्स जो है पास में और उस मैटर के कणों के बीच में आकर उसमें समा सके। इसके बीच में तो भाई जगह ही कम है, तो इसमें थोड़ा देर लगेगी उनको समाने में। अब आपका इस तरीके से वाटर के पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। अब इसमें क्या है, आसानी से दूसरे पार्टिकल्स आएंगे और बीच में एडजस्ट हो सकते हैं, जल्दी ये काम हो जाएगा ना ये। ठीक है। इस वजह से भाई इसकी जो दर है विसरण की वो अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। यानी मैंने आपको जैसे बताया कि पानी में जो कण होते हैं वो दूर दूर होंगे, इसी वजह से वो उनकी गति तेज होती है और इसी वजह से विसरण उनका अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक, आगे देखेंगे भाई हम गैसीय अवस्था। भाई अब देखते हैं गैसीय अवस्था। ठीक है, क्या देखेंगे? गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो एक गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? ठीक है, उसके पास एक ही सिलेंडर होता है लेकिन उसके पास क्या होता है, बहुत सारे गुब्बारे उसी गैस से वो फुला देता है उन गुब्बारों को। ठीक है, उससे पता लगाए कि इस सिलेंडर से यह कितने गुब्बारे भरता है, इससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस यूज़ होती है। ठीक है भाई, एक ही सिलेंडर से वो इतने सारे गुब्बारे कैसे भर लेता है और कितने भर लेता है ये आपको पूछना है। उसी से 100 ml की 3 सिरिंज ले। आपको क्या करना है, सिरिंज यानी कि जो सुई होती है जिसे डॉक्टर लगाते हैं ना, सिरिंज जिसे बोलते हैं आप, उससे आपको लेना है 100 ml की, और उनके सिरे को रबड़ की कॉर्क से बंद कर दे। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है ना,
उसमें आपको फिगर में आपको जो इसका ये जो नीचे का हिस्सा है इस पर आपको यहाँ पे रबड़ लगा देनी, बंद कर देना है इस हिस्से को, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। ये जो आपका प्रेस करने वाला ये जो पिस्टन है आपको इसको हटाना है, और पहली सिरिंज में आपको हवा रहने देनी है, दूसरे में आप जल भरेंगे और तीसरे में आप चौक के टुकड़े भर देंगे, ठीक है। उसके बाद पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाए। ये हवा और जल और चौक को भरने के बाद आपको ये पिस्टन दोबारा लगाना है इसमें, ठीक है। पिस्टन जब आप लगा देंगे तो जो सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसानी हो उसके लिए आप उस पर वैसेलिन लगा देंगे ताकि वो आसानी से ऊपर नीचे हो सके, ठीक है। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। अब क्या करना है, आपने ये पिस्टन डाल दिया, अब आपको इसको दबाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप इसको दबाएंगे आपने क्या देखा, ये पूछता है कि आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। अपने प्रेक्षण में आपने क्या अनुमान लगाया, आपने क्या अनुमान लगाया भाई, आपने एक में वाटर भरा था और एक में आपने भरा था चौक को और एक में आपने भरा था हवा को, ठीक है। अब आप देखोगे जो हवा है ना भाई, हवा में क्या होता है, ये मान लो हवा है और ये आपका पानी है और ये आपका चौक है, ठीक है। हवा में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब ये आपका पानी है, इसमें थोड़ा हवा के मुकाबले थोड़ा पास पास होते हैं, ठीक है। हवा के मुकाबले इनमें पार्टिकल्स थोड़े पास पास होंगे। जो लेकिन चौक है उनके पार्टिकल्स भाई बहुत पास पास होंगे, ठीक है, जैसे इस तरीके से होंगे। अब आप जब आप प्रेस करोगे ऊपर से आप देखोगे इनके बीच में भाई गैप ज़्यादा है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है। जब आप इसको प्रेस करोगे भाई तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उन वो पास पास आएंगे, वो मतलब ज़्यादा पास आ सकते हैं, तो इसको आप ज़्यादा जल्दी दबा पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से पानी पे आ पाओगे, पानी में उससे थोड़ा कम वो है गैप होता है, इसे भी आप दबा पाओगे, ठीक है, ईज़िली। लेकिन इससे कम तेज़ी में दबा पाओगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में। अगर आप सॉलिड में आते हो भाई इनके पास तो बहुत कम स्पेस है, मतलब आप इन पार्टिकल्स को बहुत ही आपको जान लगानी पड़ेगी तब आप इसको थोड़ा बहुत दबा पाओगे, लेकिन आप दबा ही नहीं सकते वरना इसको, ठीक है। ये आपने देखा, इसमें हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस जो होती हैं इनका संपीड़न कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। भाई आपने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी इनके कण जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनका जो गैप है वो ज़्यादा है, मतलब उनको आप ज़्यादा दबा सकते हो ना। ये इसने बोला है कि अधिक संपीड्यता यानी कंप्रेशन होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली ठीक है। अब हमारे घरों में भाई खाना बनता है, उसमें उपयोग की वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो आप एलपीजी, जो आप खाना बनाने के लिए गैस का यूज़ करते हो उसे एलपीजी बोलते हैं ना, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़न काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। अब भैया आपने देखा कि जो उनकी संपीड़न है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब भाई आप मतलब बहुत ही ज़्यादा आयतन यानी कि आपको बहुत सारी गैस क्या है एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हो, यानी कि मान लीजिए आपकी इतनी सारी गैस है, ठीक है। आप इस गैस को क्या कर सकते हो भाई, इतने से छोटे डब्बे में कैद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स भाई बहुत दूर दूर हैं। आप इसको कंप्रेस करके इनको पास पास में आ जाएंगे पार्टिकल्स और आप इसको इस सिलेंडर में भर सकते हो। इसके वजह से हम बहुत सारी गैस को एलपीजी के रूप में जो हम खाना बनाने के लिए गैस यूज़ करते हैं उसमें आप सिलेंडर में भर के आती है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में जो होता है उसमें देखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो सीएनजी यूज़ करते हैं गाड़ी में एज अ फ्यूल, ठीक है, उसमें भी हमने देखा होगा कि उसमें भी फ्यूल को यूज़ करते हैं। यानी कि आपकी बहुत सारा मात्रा जो है सीएनजी की यानी गैस की उसमें भरी जा सकती है, जिससे गाड़ी ज़्यादा दूर तक चल सकेगी
ठीक है। और कम आपका मतलब कम वजन होगा, मतलब कम सिलेंडर कम जगह में ज़्यादा गैस आएगी और ज़्यादा दूर तक आपकी गाड़ी चल पाएगी। ठीक है, इसी वजह से सीएनजी का यूज़ भी करते हैं हम। ठीक है, हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध है, बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ठीक है भाई, जो रसोई में कुछ बन रहा होता है उसकी जो महक है उससे हमें पता चल जाता है कि खाने में क्या बन रहा है। ठीक है, यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है, तो ये क्वेश्चन आया है कि जो ये महक है हमारे तक कैसे पहुंचती है। भाई आपने जो खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। भाई आपने देखा होगा कि जो ये पार्टिकल जो हैं एयर के, भाई ये तो पहले ही दूर है क्योंकि वो गैस में आ चुके हैं। ठीक है, पहले से ही दूर है। अब इनके पास भाई दूर भागने की टेंडेंसी होती है क्योंकि भाई इनके पास एनर्जी स्टेट आ गया, टेम्परेचर आपने इसको लगा दिया है, गर्म कर रखा है आपने इनको, तो इनके पास और ज़्यादा दूर भागने की क्या है, जल्दी हो गई है इनको। और ऊपर से फिर ये एयर में मिल जाते हैं जिनके पार्टिकल्स भी दूर हैं। तो इस वजह से भाई जितना बड़ा इनके आपको बर्तन दोगे उतने बड़े बर्तन में ये फैल जाएगा। तो मतलब आपका पूरे कमरे में क्या है, ये पूरा जो हवा है, जो पूरा जो गैस होने वाली है वो फैल जाती है। इस वजह से हमारे जो नाक होती है उस तक इसकी महक पहुँचती है और हमें पता चल जाता है कि खाने में क्या बनने वाला है। ठीक है, यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। ठीक है, अब भाई इसके जो विसरण की तुलना करेंगे हम ठोस से यानी कि और द्रवों से, तो भाई इसका विसरण तो और ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर है लिक्विड के मुकाबले, मतलब ये इनसे भी ज़्यादा जल्दी विसरण कर सकते हैं। ठीक है, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों के अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होगा। ठीक है, और ज़्यादा तीव्रता से इसका विसरण होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सॉलिड के पार्टिकल से ही आपके पास है बहुत ज़्यादा, इसको आप कंप्रेस कम कर सकते हो। ठीक है ना, ये पानी के थोड़े दूर होते हैं, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन जो एयर हो गया आपका, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, इसको आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी कंप्रेस कर सकते हो, यानी इसको दबा सकते हो। ठीक है, इसी वजह से इनका फैक्ट रिलेट करता है कि इनका विसरण कितना जल्दी होगा। भाई इसके बीच में गैप ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा जल्दी विसरण हो सकता है, इसके बीच में ज़्यादा पार्टिकल्स आ सकते हैं ज़्यादा जल्दी। अब फिर इसमें थोड़ी कम जगह है। ठीक है, इसके मुकाबले इससे कम जगह है ना, पर लेकिन इसमें पार्टिकल्स आ सकते हैं, इससे तो जल्दी आएंगे ना भाई। इसमें तो जगह बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसमें तो बहुत लेट में विसरण होगा सॉलिड में। इसी वजह से इनकी जो पार्टिकल्स में गैप होता है और इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन्हीं के वजह से विसरण की जो दर होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब भाई हमने अवस्थाएं पढ़ ली हैं, आपने ठोस, द्रव और हमने इसका गैसीय अवस्था पढ़ ली है। अब हम इनकी क्या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या ठोस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी ठोस द्रव में कन्वर्ट हो सकता है और द्रव गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आपके सामने अभी आ जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।